क्वेश्चन नंबर 43 मिलाते हैं। देखो, अंजू, मंजू और ममता आर पार्टनर होज फिक्स्ड कैपिटल 10,000, 8,000, 6,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज ए प्रोविजन फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार। बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लेकिन पिछले 3 सालों से पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग दियर ईयर्स रिमेंड एज फॉलो। यानी उन 3 सालों को जिनमें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, उनका लाभ हानि का रेशियो 19-20 का देखो 4-3-1, 20-21 का 3-2-1 और 21-22 का है 1-1-1। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कब? 4थे साल की शुरुआत में, यानी अप्रैल 2022 में। देखो, एक तो है अंजू, ठीक है, और एक है मंजू और एक है ममता। ठीक है। देखो, इनकी एक तो देखो पूंजी जो दे रखी है वो है फिक्स। इनकी पूंजी है वो फिक्स है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पूंजी साल दर साल चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। इसकी पूंजी है 10,000, इसकी पूंजी है 8,000 और इसकी पूंजी है 6,000। सवाल में कहा गया है कि पिछले 3 सालों से पूंजी पर ब्याज है वो नहीं लगाया है। ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? साझेदारों के खाते में कितनी राशि एडजस्टमेंट के हिसाब से क्रेडिट की जाए या डेबिट की जाए, अगले साल या एक एंट्री करके 4थे साल में उसका समायोजन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लो हमें क्या करना है कि 2019-20 इस साल इनकी पूंजी पर ब्याज कितना होता है, इसी तरीके से 2020-21 इस साल इनकी पूंजी पर कितना ब्याज जमा किया जाएगा, इसी तरीके से 21-22 इस साल इनकी पूंजी पर कितनी राशि जमा की जाएगी। तो एक तो हमें टोटल, इनका टोटल देख के हमें देखना है कि टोटल कितनी राशि इनके खाते में क्रेडिट होगी। एक नंबर तो ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि जैसे मान लो 2019-20 है, ठीक है, पूंजी पर ब्याज लगाया, जैसे अंजू की पूंजी पर ब्याज आया 500 रुपये, मंजू की पूंजी पर ब्याज आया 400 रुपये और ममता की पूंजी पर ब्याज आया 300 रुपये। ठीक है। ये टोटल ब्याज आया। टोटल कितना हुआ? 1200 रुपये। तो 2019-20 में 1200 रुपये पूंजी पर ब्याज देंगे तो इसका असर क्या होगा? 1200 रुपये से 2019-20 का जो नेट प्रॉफिट है वो कम होगा। ठीक है। यानी 2019-20 में ये राशि जब ब्याज नहीं लगाया गया था तो उनके खाते में जमा हो रखी है, क्रेडिट हो रखी है। किस रेशियो से? 4-3-5, यानी 19-20 में इनका रेशियो था 4-3-5। ठीक है। इस हिसाब से इनके खाते में वो राशि जमा हो रखी है। जैसे इसके खाते में जमा हो रखी है 500 रुपये। ठीक है। 5-4-3-5 इस हिसाब से 4-3-5 के हिसाब से इसके खाते में जमा हो रखी है 400 रुपये, इसके खाते में जमा हो रखी है 300 रुपये, इसके खाते में जमा हो रखी है 500 रुपये। ये राशि जब ब्याज नहीं लगाया गया था इस हिसाब से इनके खाते में जमा हो रखी है। अब जब ब्याज लगाएंगे
तो 1200 रुपये से नेट प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। 1200 रुपये से नेट प्रॉफिट वापस हमें कम करना पड़ेगा। तो जो राशि पहले से क्रेडिट हो रखी है उस राशि को हमें वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे 2020-21 में 20-21 में भी इनके खाते में राशि जमा हो रखी है। जो इनका रेशियो था 3:2:1, इस रेशियो में जमा हो रखी है। और इसी तरीके से 2021-22 में भी राशि जमा हो रखी है। तो हम ये देखेंगे कि टोटल जो राशि जमा हो रखी है उसको हम टोटल करके वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो हमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक तो टोटल कितनी क्रेडिट होगी और एक टोटल कितनी डेबिट होगी। फिर इनका एडजस्टमेंट करके हम देख लेंगे समायोजन से, एक एडजस्टमेंट एंट्री करके। पहले तो हम देखते हैं कि इनकी पूंजी पर ब्याज कितना होगा, यानी टोटल कितनी राशि से इनके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। देखो, अंजू की पूंजी है 10,000, मंजू की है 8,000, ममता की है 6,000। 19-20 में इनकी पूंजी पर ब्याज होगा 5% के हिसाब से 500 रुपये, 400 रुपये और 300 रुपये। पूंजी इनकी फिक्स है, तो 20-21 में भी यही ब्याज होगा 500, 400, 300 और 21-22 में भी 500, 400, 300। तो टोटल हुआ 1500, 1200 और 900। ठीक है। ये टोटल तो इनके खाते में पूंजी पर ब्याज है तो क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज देंगे तो लाभ कम होगा, तो वो राशि इनके लाभ हानि रेशियो में इनके खाते में जमा है, तो वापस वो राशि इनके खाते से डेबिट करनी होगी। तो टोटल कितनी राशि 3 सालों में इनके खाते से डेबिट होगी। जैसे 19-20 है, 1200 रुपये का ब्याज बना तो 1200 रुपये से लाभ कम हुआ और ये 4-3-1, 4-3-5 में राशि को बांटते हैं, तो 400, 300 और 500 इस हिस्से से, इस राशि से इनके खाते को क्रेडिट किया गया, तो हम वापस इनके खाते को डेबिट कर देंगे। 20-21 में 1200 रुपये तो 600, 400, 200 इस हिसाब से इनकी राशि को डेबिट कर देंगे। और 21-22 में 1200 रुपये को 400, 400, 400 इस राशि से डेबिट कर देंगे, तो टोटल हुआ 1400, 1100 और 1100। देखो, टोटल अंजू को 1500 रुपये से क्रेडिट करना है, 1400 से डेबिट करना है। 1500 से क्रेडिट करके 1400 से डेबिट करना है, तो इसका समायोजन होगा 100 रुपये से इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और मंजू को 1200 रुपये से क्रेडिट करना है और 1100 से डेबिट करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 100 रुपये से क्रेडिट कर देते हैं। और ममता को 900 से क्रेडिट करना है, 1100 रुपये से डेबिट करना है, तो इसका समायोजन हुआ कि इसको 200 रुपये से डेबिट कर देंगे। तो देखो, इसको तो 200 रुपये से डेबिट कर दिया, ममताज कैपिटल अकाउंट। अंजू को 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया, अंजूज कैपिटल अकाउंट। और मंजू को भी 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया, मंजूज कैपिटल अकाउंट। इस हिसाब से मिलाना है। देखो, अब मल्टीपल चॉइस वैकल्पिक क्वेश्चन मिला वहाँ पर, यानी यहाँ का क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिमिलरली, इससे मिलते जुलते। ठीक है। जैसे पहला लिखा है कि फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप आर। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप की फीचर विशेषताएं क्या क्या है। देखो, पहला ए में लिखा है 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके एक कॉमन बिजनेस चलाते हैं एग्रीमेंट करके, तो ये सही है। दूसरी बात, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन ए फिक्स रेशियो। लाभ हानि को वे अपने एक फिक्स रेशियो में जो वो निश्चित करते हैं उसमें वो बांटते हैं, तो ये बात भी सही है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल। बिजनेस को सभी के द्वारा संचालित ऑपरेट किया जा सकता है, या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए, एज एन एजेंट, एक एजेंट के रूप में।
तो ये सारी इसकी विशेषता है, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव ये सारी विशेषता है, डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हेन ओनली द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन ऑल द एडजस्टमेंट आर मेड। देखो जब सिर्फ साझेदार के पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो ऑल एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सैलरी, कमीशन, लाभ हानि में उनका हिस्सा, ये सारे के सारे किस में रखे जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 3 नंबर देखो, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, व्यक्ति जो एक पार्टनरशिप में एंटर होता है, आर इंडिविजुअली नोन, उसको अलग व्यक्ति मतलब एकल रूप में उसे क्या कहा जाता है? पार्टनर। इंडिविजुअली आप उसको बोलोगे पार्टनर, और वो सामूहिक रूप से एक फर्म कहलाती है, तो इसका होता है पार्टनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, ये देखना है। देखो, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये हमने पढ़ा था कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये विशेषता है। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए, किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए इकट्ठे हुए हो, जुड़े हो, ये भी सही है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, जो वो बिजनेस कर रहे हैं लाभ के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, यानी पुण्यार्थ के लिए जब कोई काम किया जाए तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, ये भी सही है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स। देखो इसमें कहा है कि जो बिजनेस जो है वो सभी पार्टनरों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है सभी चलाए या उनमें से कोई एक सभी का प्रतिनिधित्व है, एज एन एजेंट चलाए, ये पढ़ा था। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो एसेंशियल फीचर नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, देखो हमने पढ़ा था कि जब एग्रीमेंट नहीं हो रखा हो तो सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना, एक तो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटेंगे, और दूसरी बात अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं दिया जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें लिखा इक्वल शेयर। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर नॉट एंटाइटल, सैलरी के लिए अधिकार नहीं होते, कमीशन के लिए अधिकार नहीं होते, इन दोनों का अधिकार नहीं होता। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ना, बोथ ए एंड बी, ये सही हो जाएगा। 6 नंबर देखो, ए बी आर पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, ए और बी 2 पार्टनर है। ठीक है, ए डिनोट मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी, ए जो है वो बी की अपेक्षा फर्म में ज़्यादा टाइम डिनोट करता है, ज़्यादा काम देखता है। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट द फर्म, कह रहा है कि ए इसके लिए उसको कुछ एडिशन प्रॉफिट मिलना चाहिए, एडिशनल प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं था। तो इसमें देखो 6%, 4%, 5%, ये कोई प्रोविजन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो लाभ हानि को बराबर बांटेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, 7 नंबर देखो, साझेदारी सल्लेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज हमने पढ़ा था नहीं दिया जाता। साझेदारी का चालू खाता जो होता है, करंट अकाउंट जो होता है, वो व्यक्तिगत पर्सनल, ठीक है। वस्तुगत यानी रियल अकाउंट तो होता है एसेट लाइक, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश अकाउंट है। नाम मात्र का खाता में एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड खाते, तो इसमें पर्सनल अकाउंट। ठीक है, साझेदारी विलेख हो सकता है, पार्टनरशिप डीड जो है हमने पढ़ा था वो रिटर्न में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। तो लिखित या मौखिक दोनों ही हो सकती है, लेकिन अच्छा बेटर रहता है कि लिखित में हो। इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुलझाने में मदद मिलती है।
10 नंबर देखो, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को उसके ऋण पर ब्याज दिया जाएगा 6% की दर से, लोन पर ब्याज। ठीक है। साझेदारों के चालू खाते कब खोले जाते हैं? कब खोले जाते हैं? जब साझेदार स्थिर पद्धति पर पूंजी खाते रखते हैं। स्थिर पद्धति का मतलब ये होगा कि पूंजी खाता हमेशा स्थिर रहेगा जब तक कोई एडिशनल पूंजी न लगाई जाए या पूंजी के रूप में स्थायी रूप से आहरण न किया जाए, तब तक पूंजी का बैलेंस है वो साल दर साल चेंज नहीं होता। इसीलिए इसको बोलते हैं स्थिर पद्धति। और इस पद्धति में सारे एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, सैलरी, कमीशन वगैरह, वो एक अलग से खाता बनाकर उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं चालू खाता। ठीक है। तो साझेदारों के चालू खाते कब खोले जाते हैं? जब पूंजी खाते स्थिर पद्धति के आधार पर रखे जाए। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है। एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50, अभी हमने पढ़ा था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अधिकतम संख्या, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अधिकतम संख्या है, ये डिसाइड करने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगी कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, लेकिन 100 से ज़्यादा निश्चित नहीं की जानी चाहिए। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 निर्धारित कर रखी है, तो ये 50। ठीक है। साझेदारों द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण किए जाने पर आहरण पर ब्याज की गणना अंतिम तिथि पर, तो 5.5 महीने का। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखो, साझेदारी अधिनियम है 1932। स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या रहता है? जमा शेष रहता है, क्रेडिट रहता है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डेबिट हो सकता है, लेकिन स्थिर पूंजी पद्धति से पूंजी खाते बनाएं तो पूंजी खाते का बैलेंस साल दर साल चेंज नहीं होता है, वो क्रेडिट शेष ही रहता है। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता, निपटारा खाता। साझेदारी में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल रूप से क्या बोलते हैं? साझेदार, पार्टनर। ठीक है। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं जिसको, इसके परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है।